राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव नतीजों में आपको आईना दिखाया गया है। 205 के 5 सीटों पर आपकी शर्मनाक प्रदर्शन और हार। 200 से अधिक सीटों पर जमानत जब्त। नोटा से भी कम वोट मिले, लेकिन साहब का सपना प्रधानमंत्री बनना है। केजरीवाल का सपना मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है। वहीं इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली जल बोर्ड में करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया गया है। इसे लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली जल बोर्ड का CAG से ऑडिट कराने का निर्देश दिया है। केजरीवाल सरकार पिछले 15 साल का CAG ऑडिट कराएगी। जल बोर्ड में अनियमितताओं के सवाल उठाए गए थे। सरकारी सूत्रों ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले 15 साल की रिकॉर्ड का ऑडिट कराया जाएगा। एक सूत्र ने कहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली जल बोर्ड का ऑडिट कराने का निर्देश दिया है। बीजेपी और आप के बीच दिल्ली जल बोर्ड में कथित अनियमितताओं को लेकर पिछले महीने से खींचतान चल रही है। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने 2017 से लेखा संबंधी कथित गड़बड़ियों का जिक्र करते हुए आप सरकार के तहत दिल्ली जल बोर्ड में 3,735 करोड़ रुपए का घोटाला होने का आरोप लगाया है। इन आरोपों को लेकर पलटवार करते हुए आपने कहा कि बीजेपी अपने स्वभाव के अनुरूप दिल्ली वासियों की प्रगति को बाधित करने का नया तरीका लेकर आई है। आपने एक बयान में कहा, एक केंद्रीय मंत्री द्वारा अपने लोगों के प्रति समर्पित एक ईमानदार सरकार के खिलाफ इस तरह के मनगढ़ंत आक्षेप लगाए जाने उचित नहीं है। मीनाक्षी लेखी ने बीजेपी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन के दौरान आरोप लगाया कि 600 करोड़ रुपए के 12,000 कार्य आदेशों के लिए प्रत्येक आदेश का मूल्य 5 लाख रुपए से कम रखकर निविदा जारी करने से बचा गया। सचदेवा ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस घोटाले की जांच CBI और ED को सौंपनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो बीजेपी उपराज्यपाल से ऐसा करने का आग्रह करेगी। लेखी ने आरोप लगाया कि आप और केजरीवाल आरोप लगाते थे कि पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान पानी टैंकर माफिया मौजूद थे, लेकिन वे अब भी मौजूद है। उन्होंने कहा 2017 से खातों का हिसाब नहीं रखा गया और वे विवरण छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। बही खातों से 1,601 करोड़ रुपए का हिसाब किताब गायब है और DJB के वित्तीय विवरण और बैंक समाधान विवरण के बीच 1,167 करोड़ रुपए का अंतर है। साथ ही 135 करोड़ रुपए की सावधि जमा का भी कोई पता नहीं है। लेकिन आरोप लगाया कि वित्तीय लेखांकन से जुड़ी अनियमितताओं, समायोजन और पुनः समायोजन, गायब सावधि जमा और इसी तरह की गड़बड़ियों से विभिन्न मदों के तहत 3,735 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर? जय हिंद, जय भारत। सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत 11 दिसंबर तक बढ़ाने का फैसला लिया है। अदालत ने धन शोधन मामले में दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन की अपील पर अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाने का फैसला लिया है। जैन ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली उच्च न्यायालय के 6 अप्रैल के आदेश को चुनौती दी थी। जैन की याचिका पर शीर्ष अदालत ने उन्हें राहत दी है। दिल्ली हाईकोर्ट में दायर अपील पर जैन को राहत नहीं मिली थी और अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में जैन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। गौरतलब है कि शीर्ष अदालत ने करीब 6.5 महीने पहले विगत 26 मई को सत्येंद्र जैन को राहत दी थी। अदालत ने चिकित्सा आधार पर 6 सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी थी। बाद में कोर्ट ने जैन को और राहत देते हुए अंतरिम जमानत की अवधि आगे बढ़ाने का फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति बेला M त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने सत्येंद्र जैन की तरफ से पेश वकील ने कहा, न्यायमूर्ति AS बोपन्ना और न्यायमूर्ति त्रिवेदी की विशेष पीठ ने इस मामले में दलीलें सुन ली है। जैन के वकील ने अपनी अपील में कहा, पीठासीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति बोपन्ना सोमवार को उपलब्ध नहीं है, इसलिए मामले को किसी अन्य तारीख पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। इस पर न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने कहा, हमें यह देखना होगा कि अंतरिम आदेश बरकरार रखा जाए या नहीं, क्योंकि अंतरिम जमानत इतने लंबे समय जारी नहीं रखी जा सकती।
अदालत की टिप्पणी के बाद जैन के वकील ने पीठ से मामले को अगले सप्ताह सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की अपील दोहराई। पीठ ने मामले की सुनवाई 11 दिसंबर तक के लिए स्थगित करते हुए कहा, अगली सुनवाई तक सुप्रीम कोर्ट से पारित अंतरिम आदेश जारी रहेगा। गौरतलब है कि ईडी ने जैन की जमानत का विरोध करते हुए दावा किया था। ईडी का दावा है कि आप नेता सत्येंद्र जैन निचली अदालत में इस आधार पर बार बार स्थगन की मांग कर रहे थे कि उनकी जमानत याचिका शीर्ष अदालत में लंबित है। मामले की सुनवाई जानबूझकर लंबित रखने का आरोप लगाते हुए जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि जैन ने ट्रायल कोर्ट से 16 तारीखें भी ली है। बता दें कि शीर्ष अदालत ने करीब 6.5 महीने पहले 26 मई को जैन को चिकित्सा आधार पर 6 सप्ताह की अंतरिम जमानत देते हुए कहा था कि एक नागरिक को अपने खर्च पर निजी अस्पताल में अपनी पसंद का इलाज कराने का अधिकार है। ईडी ने कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप के तहत जैन को पिछले साल 30 मई को गिरफ्तार किया था। सत्येंद्र जैन पर खुद से जुड़ी 4 कंपनियों के माध्यम से धन शोधन के आरोप लगे हैं। ईडी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2017 में उनके खिलाफ दर्ज सीबीआई एफआईआर के आधार पर गिरफ्तारी की थी। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन ने ईडी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। करीब 4 साल पहले 6 दिसंबर 2019 को सीबीआई के पास दर्ज मामले में ट्रायल कोर्ट ने जैन को नियमित जमानत दे दी थी। ऐसे में क्या कहना है आपका इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत। देश छोड़ भाग रहे संजय सिंह, कोर्ट में सीक्रेट रिपोर्ट से खुलासा। दिल्ली के शराब घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आप सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर बुधवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सिंह ने अपनी दलीलें रखी। कोर्ट 9 दिसंबर को ईडी की दलीलें सुनेगा। सुनवाई के दौरान संजय सिंह के वकील ने जमानत की मांग करते हुए कहा कि वो जमीन से जुड़े नेता है और उनके देश छोड़कर भागने का कोई खतरा नहीं है। 15 महीने तक इनके खिलाफ कोई आरोप नहीं था और न ही कोई पूछताछ हुई। वहीं इससे पहले ईडी ने सोमवार को दिल्ली की एक अदालत से आग्रह किया था कि दिल्ली शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के खिलाफ दायर उसके पूरक आरोप पत्र को गुप्त रखा जाए। एक गवाह के नाम की सुरक्षा के लिए अभियोजन की शिकायत चार्जशीट को सीलबंद कवर में रखने के लिए ईडी द्वारा एक आवेदन दायर किया गया था। हालांकि संजय सिंह की ओर से पेश वकील ने अनुरोध पर आपत्ति जताई और कहा कि यदि ईडी चाहता है कि गवाह की पहचान का खुलासा न किया जाए तो उसकी साख की रक्षा के लिए उस गवाह को एक संक्षिप्त नाम दिया जा सकता है। उन्होंने कहा उस एक गवाह के नाम को छोड़कर शेष आरोप पत्र उन्हें दिया जा सकता है। कोर्ट ने ईडी से यह भी सवाल किया कि आखिर गवाह का नाम आरोप पत्र में क्यों था। संजय सिंह के वकील ने कहा ऐसा जानबूझकर किया गया लगता है, फिर उन्हें आरोप पत्र वापस लेने दीजिए। उनके द्वारा पूरी प्रक्रिया को छुपाया जा रहा है। उन्हें लगता है कि वे कुछ भी कर सकते हैं। यह आचरण में इंगित करना चाहता हूं। आप सांसद संजय सिंह को ईडी ने अगस्त में गिरफ्तार किया था। पहले ईडी ने सिंह से कई घंटों तक पूछताछ की थी। उसके बाद से वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। वहीं बीते शनिवार को ईडी ने सिंह के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए की विभिन्न धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की थी। 60 पन्नों की इस चार्जशीट में दिल्ली की कथित शराब नीति को लेकर पैसों के लेन देन का जिक्र है। इस मामले में ईडी करीब चार्जशीट दायर कर चुकी है। ईडी का आरोप है कि दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में आरोपी बिजनेसमैन दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह के आवास पर 2 किस्तों में 2 करोड़ रुपए पहुंचाए थे। यह रकम अगस्त 2021 से अप्रैल 2022 के बीच पहुंचाई गई। हालांकि संजय सिंह ने ईडी के उस दावे का खंडन किया। वहीं आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को राजनीतिक साजिश करार दिया। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में संजय सिंह के अलावा आपके एक और बड़े नेता जेल में हैं। संजय सिंह से पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को ईडी ने गिरफ्तार किया था। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर? जय हिंद जय भारत। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी को पार्टी विधायक दल का नेता बनाने का फैसला किया गया है। इस तरह रेवंत रेड्डी तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री होंगे। इस बीच उनका एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई है। दरअसल कांग्रेस के नवनिर्वाचित सीएम रेवंत रेड्डी का घटिया जाति सूचक बयान का वीडियो वायरल हो रहा है।
जिसमें वो कह रहे हैं कि केसीआर घटिया डीएनए वाले हैं क्योंकि वे बिहार के कुर्मी हैं जो तेलंगाना विस्थापित होकर चले गए। नीतीश कुमार खुद कुर्मी जाति के हैं जो इंडी गठबंधन के हिस्सा है। क्या वो कुर्मी जाति के खिलाफ इस अशोभनीय और अभद्र टिप्पणी से सहमति रखते हैं? रेवंत रेड्डी के वायरल वीडियो पर भड़के लोगों ने लिखा कि कांग्रेस को हर तरफ जातिवाद ही दिखता है, उसके अलावा यह कुछ सोच भी नहीं सकते या सोचते ही नहीं हैं। अभी तक इस वीडियो पर किसी भी कांग्रेसी नेता का बयान नहीं आया है। वहीं रेवंत रेड्डी का शपथ ग्रहण समारोह 7 दिसंबर को होगा। रेवंत रेड्डी का नाम की घोषणा से कुछ देर पहले कांग्रेस की तेलंगाना इकाई के पूर्व अध्यक्ष और विधायक एन उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा था कि वह भी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में हैं। हालांकि जब कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पार्टी मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में रेवंत रेड्डी के नाम की घोषणा की तो उनके साथ उत्तम कुमार रेड्डी भी मौजूद थे। वेणुगोपाल ने कहा, विधायक दल के नेता का फैसला करने के लिए कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक हैदराबाद में हुई थी। उस बैठक में पर्यवेक्षक मौजूद थे। विधायक दल ने एक प्रस्ताव पारित कर विधायक दल का नेता चुनने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकृत किया था। उन्होंने बताया कि आज प्रदेश प्रभारी माणिक राव ठाकरे और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री एवं पर्यवेक्षक डीके शिव कुमार ने खड़गे को रिपोर्ट सौंपी। वेणुगोपाल ने कहा, इस रिपोर्ट पर विचार करने और वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने यह फैसला किया है कि रेवंत रेड्डी विधायक दल के नेता होंगे। वेणुगोपाल ने उप मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल से जुड़े सवाल पर कहा कि आगे के विवरण के बारे में बाद में सूचित किया जाएगा। उन्होंने कहा, यह वन मैन शो नहीं होगा, यह एक टीम होगी। कांग्रेस एक टीम के साथ आगे बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि शपथ ग्रहण 7 दिसंबर को होगा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार दोपहर बैठक की, जिसमें रेवंत रेड्डी के नाम पर मुहर लगाई गई। रेड्डी का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए पहले से ही लगभग तय माना जा रहा था। उन्हें हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में पार्टी की जीत का श्रेय दिया जा रहा है। खड़गे ने पहले पत्रकारों से कहा था कि मुख्यमंत्री के संबंध में फैसला आज किया जाएगा। तेलंगाना में नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक की सोमवार को बैठक हुई थी, जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस विधायक दल का नेता नियुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया था। ऐसे में क्या कहना है आपका इस पर? जय हिंद, जय भारत। राहुल गांधी एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी को बीच मझधार में छोड़कर विदेश यात्रा पर निकल रहे हैं। 2 दिन पहले ही आए चुनावी परिणामों में कांग्रेस पार्टी की छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बुरी हार हुई है। संसद का शीतकालीन सत्र भी एक दिन पहले ही शुरू हुआ है। इंडी गठबंधन की बुधवार को प्रस्तावित बैठक से एक के बाद एक घटक दल किनारा कर रहे हैं। इन सब के बीच राहुल गांधी विदेश यात्रा के लिए उड़ान भर रहे हैं। 8 दिसंबर से उनका दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का दौरा शुरू हो रहा है, जिसका आगाज वो मलेशिया से करेंगे। वो उस दिन कुआलालंपुर में लैंड करेंगे और 10 दिसंबर तक वहां निवास करेंगे। इसके अगले दिन वो सिंगापुर तक रहेंगे, जहां उन्हें 12 दिसंबर तक रहना है। 13 दिसंबर को वो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के दौरे पर पहुंच जाएंगे, जहां वो एक दिन ही रहेंगे। अगले ही दिन वो वियतनाम के लिए उड़ान भरेंगे। आखिरकार 15 दिसंबर को राहुल गांधी की वतन वापसी होगी और वो दिल्ली के लिए निकलेंगे। बताया जा रहा है कि 3 दिसंबर को नतीजे वाले दिन जश्न मनाने के लिए दिल्ली के बंगाली बाजार से सैकड़ों किलो लड्डू भी खरीद लिए गए, लेकिन दुर्भाग्य से यह जश्न कभी मना ही नहीं। खड़गे भले ही कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए हैं, सबको पता है कि वो हर बड़े फैसले के लिए राहुल गांधी पर निर्भर है। जब पार्टी को एक सख्त मैसेज देने की जरूरत है, तब राहुल गांधी 9 से 14 दिसंबर तक गैर मौजूद रहेंगे। पार्टी को लगता है कि खड़गे और राहुल को कांग्रेस विधायी दल के नेताओं को राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रमुखों का इस्तीफा मांगने में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। कांग्रेस विधायी दल के नेता और पीसीसी प्रमुख हार के कारणों को लेकर रिपोर्ट तैयार करने, हार के कारणों पर आत्म मंथन करने और चुनावी नतीजों को लेकर बातचीत करने की आड़ में
समय खर्च करना चाहते हैं। ऐसा करने पर न सिर्फ उन्हें थोड़े समय के लिए राहत मिलेगी, बल्कि वे खुद को बचाने के लिए तरीके भी खोज सकते हैं। खड़गे और राहुल को देश की सबसे पुरानी पार्टी में सब चलता है वाली अप्रोच को खत्म करने की जरूरत थी। उदाहरण के लिए पहले भी 2003 और 2013 में जब गहलोत चुनाव हारे तो कांग्रेस महासचिव बना दिया गया। 2003 में मध्य प्रदेश में हार के बावजूद दिग्विजय सिंह को भी कांग्रेस की महासचिव बनने में सफलता हासिल हुई। पिछले साल पंजाब विधानसभा चुनाव में हार के बाद भी चरणजीत सिंह चन्नी को कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जगह दी गई। कांग्रेस वर्किंग कमेटी और कांग्रेस सचिवालय में ऐसे नाम हैं जो बताते हैं कि पार्टी में हारने वाले को इनाम दिया जाता है, जैसे हरीश रावत, अजय माकन, सुखजिंदर सिंह रंधावा, गौरव गोगोई और अधीर रंजन चौधरी। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी इन देशों में विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे भारतीय छात्रों को संबोधित करेंगे। वियतनाम में कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के साथ भी उनकी मुलाकात होगी। 16 दिसंबर को उन्हें एमपी एमएलए कोर्ट में भी पेश होने के लिए समन जारी किया गया है। बेंगलुरु में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। यह मामला उसी से जुड़ा है। अभी तक पार्टी ने यह नहीं बताया है कि वो कोर्ट में पेश होंगे या नहीं। ऐसे में क्या कहना है आपका इस पर? जय हिंद, जय भारत। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है। 5 साल बाद भाजपा ने सत्ता में वापसी की है। अब सवाल यह है कि राज्य की कमान भाजपा किस नेता को सौंपती है। पूर्व सीएम रमन सिंह समेत तमाम नेता सीएम पद की रेस में हैं, लेकिन एक और नाम है जो सीएम पद की रेस में शामिल है और वो नाम है रेणुका सिंह का। रेणुका सिंह फिलहाल भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री है। रेणुका सिंह प्रदेश की भरतपुर सोनहत सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची है। रेणुका सिंह ने कांग्रेस के सिटिंग एमएलए गुलाब कमरो को हराया है। रेणुका सिंह छत्तीसगढ़ में आदिवासी महिला विधायक का एक बड़ा चेहरा है। रेणुका सिंह के राजनीतिक सफर की शुरुआत जनपद पंचायत चुनाव से हुई थी। 1999 में वो पहली बार जनपद पंचायत की सदस्य चुनकर राजनीति में आई। उसके बाद सन 2000 में बीजेपी ने उनको रामानुज नगर मंडल का अध्यक्ष बना दिया और साल 2002 में समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रहने के साथ ही रेणुका सिंह 2003 में पहली बार सरगुजा संभाग की रामानुज नगर विधानसभा से विधायक चुनी गई। रेणुका सिंह दूसरी बार साल 2008 में विधायक बनी। रेणुका स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री रही और सरगुजा विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष भी रही। रेणुका सिंह ने साल 2019 में सरगुजा संसदीय क्षेत्र से सांसद बनी और मोदी सरकार में जनजातीय मामलों की केंद्रीय राज्य मंत्री है। रेणुका सिंह का जन्म 5 जनवरी 1964 को कोरिया जिले के पोडी बच्चा गांव में हुआ था। फूल सिंह की बेटी रेणुका सिंह का विवाह पड़ोसी जिले सूरजपुर के रामानुज नगर इलाके में रहने वाले नरेंद्र सिंह से हुआ। रेणुका के 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। बेटियों का नाम पूर्णिमा सिंह और मोनिका सिंह है और बेटे यशवंत सिंह और बलवंत सिंह है। स्नातक तक शिक्षा प्राप्त रेणुका सिंह तेज तर्रार छवि वाली नेता मानी जाती है। वहीं भाजपा ने चुनावी राज्यों में इस बार कई सांसदों को मैदान में उतारा है, जिनमें अधिकांश सांसदों ने विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की है। इस बीच खबर है कि तीनों राज्यों में विधानसभा चुनाव जीतने वाले सांसदों को लेकर भाजपा ने आज बड़ा फैसला लिया है। चुनावी राज्यों में जीत हासिल करने वाले भाजपा सांसदों ने संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 10 सांसदों ने अपना इस्तीफा स्पीकर को सौंप दिया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जीतने वाले सांसदों में नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, रीति पाठक, राकेश सिंह राव, उदय प्रताप सिंह का नाम शामिल है। एमपी में भाजपा ने चुनावी मैदान में 7 सांसदों को उतारा था, जिसमें 5 सांसदों ने जीत प्राप्त की है। इसके अलावा राजस्थान में राज्यवर्धन सिंह राठौर, दिया कुमारी, किरोड़ी लाल मीणा का नाम मौजूद है। छत्तीसगढ़ में गोमती साई और अरुण साव है। वहीं इन सांसदों के इस्तीफे देने के बाद अब तीनों राज्यों में हलचल तेज हो गई है कि आखिर इन सांसदों को इस्तीफा देकर कौन सा जिम्मा सौंपा जा सकता है। माना जा रहा है कि सीएम फेज इन विधायकों में से ही होगा। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। दमोह से चुनाव लड़ी आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार चाहत पांडेय चुनाव हार गई।
चाहत पांडे को मात्र 2292 वोट मिले थे। हार के बाद सोशल मीडिया पर उनका एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें चाहत पांडे एक अलग अंदाज में नजर आ रही है। वीडियो को उन्होंने खुद के इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट किया है। उनके इस वीडियो पर लोग कमेंट कर काफी मजे ले रहे हैं। वायरल हो रहे इस वीडियो में चाहत पांडे अपने घर में झाड़ू लगा रही है। वीडियो में वह एक घरेलू महिला की तरह दिख रही है। वीडियो पोस्ट करने के बाद उन्होंने कैप्शन में लिखा है, इंसान की पद प्रतिष्ठा चाहे कितनी भी बड़ी हो, पर उसे हमेशा जमीन से जुड़कर चलना चाहिए। चाहत पांडे के इस वीडियो पर लोग कमेंट कर उनके मजे ले रहे हैं। एक यूजर ने कहा, चलो अच्छा है, झाड़ू कहीं तो काम आ रही है। दूसरे ने लिखा, बहुत हो गई नेतागिरी, अब सिर्फ घर में झाड़ू चलेगा। वहीं आम आदमी पार्टी ने रविवार को छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी को बधाई दी। आपने उम्मीद जताई कि बीजेपी अपनी चुनावी सफलताओं के बाद अब अपने चुनावी वादों को पूरा करने पर जोर देगी। आपने मांग की है कि सरकार को पूरे देश के लिए सस्ती रसोई गैस उपलब्ध करानी चाहिए। आपने एक बयान में कहा, हम लोगों की इच्छा के आगे झुकते हैं और 3 राज्यों में जीत के लिए बीजेपी को बधाई देते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि बीजेपी अपने वादे पर खरी उतरेगी और मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के तहत घर उपलब्ध करवाएगी। साथ ही साथ कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भाजपा वादे के मुताबिक 450 रुपए में रसोई गैस मुहैया कराएगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने वाली पार्टी ने कहा, हम मांग करते हैं कि पूरे देश के लिए सस्ती एलपीजी उपलब्ध कराई जानी चाहिए और इसे 3 राज्यों तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। दिल्ली में सत्तारूढ़ पार्टी ने तेलंगाना में शानदार जीत पर कांग्रेस को भी बधाई दी। आम आदमी पार्टी ने अपने बयान में कहा कि विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर लोकसभा के लिए देश के मूड को प्रतिबंधित नहीं करता, क्योंकि कांग्रेस ने 2018 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जीत हासिल की थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने जीत हासिल की थी। आपने कहा कि इंडिया गठबंधन की वार्ता अब 6 दिसंबर को दिल्ली में होगी, जिसमें वे आगे की रणनीति तय करेंगे। इसमें कहा गया है कि यह इन राज्यों में प्रारंभिक चरण में है और हम यह सुनिश्चित करने के लिए चुनाव लड़ रहे थे कि हमारा संदेश सभी तक पहुंचे। ऐसे में क्या कहना है आपका इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।